नमस्कार दोस्तों। हमने बॉलीवुड की और हॉलीवुड की बहुत मूवीज देखी हैं जहां पर हमने देखा कि सीआईए के एजेंट आते हैं, एफबीआई के एजेंट आते हैं और वो जाकर अपना खेल कराते हैं दूसरे कंट्रीज में जाकर। कभी उग्रवादियों को मरवा दिया, कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उनका नाम आता है, कभी किसी की गवर्नमेंट को गिरवाना है जो इनकी अमेरिकन की बात नहीं सुनते हैं। कई बार हमने देखा कि वहां पर ऐसे ऐसे काम होते हैं जो हम कई बार सोचते हैं कि यार ये क्या रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल भी है। लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना शुरू कर दिया, वहां के एम्प्लॉयज को निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। यूएसएआईडी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियोस बन चुकी हैं। लेकिन ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो ये रजीम चेंज का काम करते हैं, ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल लॉ ऑफ जो जस्टिस, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके भी ऊपर भी तंज कसना पड़ा, उनके ऊपर भी नकेल कसनी पड़ी कि ये लोग भी इन्वॉल्व हैं सारे सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशंस में। जिसका मन करता है उसके प्रेसिडेंट को ये बैन कर देते हैं कि आप ट्रैवल करेंगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जहां पर इनका इंटरेस्ट होता है वहां पर ये चीज़ों को अब मैनिपुलेट करते हैं। हम ऐसे बिना बात पे बैठकर भारत के अंदर हम बोलते रहे कि केजरीवाल ऐसे काम क्यों कर रहा है, ये रविश कुमार हमारे खिलाफ रोज आग क्यों उगलता है, हमें समझ नहीं आ रहा था। अब एक एक करके सारे परतें खुलनी शुरू हो गई कि ये पैसे लेते हैं और उसके बाद ये देश के खिलाफ जाने को भी तैयार है। क्यों बोल रहा हूं? सबसे हैरान करने वाली न्यूज तो मुझे तब मिली जब पता लगा कि सोनम कपूर, इसका अपना जो ब्रदर इन लॉ है, उसने मोटे पैसे लिए हैं, ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ $1 million, यानी कि ऑलमोस्ट जिसको बोलते हैं कि 7-8 करोड़ रुपए इसका ब्रदर इन लॉ ले चुका है मोदी जी के खिलाफ काम करने के लिए, बोलने के लिए। और एंटी मोदी ये शुरू से रहा है बंदा। और ये काम क्या कर रहा था? बांग्लादेशियों को कैसे सपोर्ट कर रही है भारत के अंदर, उसके ऊपर काम कर रहा था। और यूएसएआईडी पैसे दे रही थी इसको। मैंने कई बार वीडियोस में एक चीज बोली है कि देश के लिए काम करने के लिए आपको पैसे नहीं मिलते, गद्दारी करने के ही पैसे दिए जाते हैं। और ये गद्दार हमारे देश में हर रोज पैसे लेते थे, वो बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, वो ऑपोजिशन के लीडर्स हो, वो हमारा फिल्म इंडस्ट्री हो, हमारे एजुकेशन के अंदर काम हो, आप कहीं भी ले लीजिए आपको ऐसे गद्दार दिखाई देंगे। और उनको फंडिंग मिलती थी यूएसएआईडी से और भी जो सीए के इतनी आर्म्स हैं उनके थ्रू। आज डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ, क्योंकि यूएसएआईडी के ऊपर हम लोग भी वीडियो बना सकते थे बहुत पहले। लेकिन हमने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई और काम करते कैसे हैं। मंजरी जी ने बहुत इसके ऊपर मेहनत करी है, 3-4 दिन की एक स्टडी है जो आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो लेट अस सी कि हमारा देश इतनी मुसीबतों से जो निकल रहा है उसके पीछे हाथ किसका है, और हमारे यहां पर कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसको ये अंजाम देते हैं। और इनका जो ये मोडस ऑफ ऑपरेशन है वो पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, और भारत में भी आपको इसकी दस्तक दिखेगी। तो लेट अस गो थ्रू दिस जर्नी ऑफ यूएसएआईडी, और आपको ये समझ आएगा कि जो 240 मोदी जी की सीट्स आई हैं इस बार, वो 240 नहीं है दोस्तों, वो 400 पार ही है इन रियल टर्म्स। ये आज आपको समझ आएगा। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस रिसर्च, फॉर ऑल दिस स्टडी विच यू हैव डन, और आज जो आप प्रस्तुत करने वाली हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैं एक जो भारत में इन्होंने काम किया है उससे शुरुआत करती हूँ। ये एक मित्र क्लिनिक है जो हैदराबाद में चल रहा है। इसको यूएसएआईडी ने फंड किया है। अब इसमें क्या हो रहा है? इट इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक। मतलब वो लोग जो पुरुष के रूप में पैदा हुए थे और जिनको स्त्री बनने का शौक चढ़ गया था, उनके लिए ये जेंडर सर्जरी का क्लिनिक है, और ये यूएस भारत में फंड कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं इस पूरे उसके ऊपर अगर हम बुक करें
तो इसका साधारण जनमानस के ऊपर असर कितना गहरा और कितना खराब होता है। तो ये भारत की पूरी नस्ल को बदलने के लिए तैयार है, इस गहराई से ये लोगों के लिए के ऊपर काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इन्होंने ऑपरेशंस कब से शुरू किए। 1948 में इटली में एक इलेक्शन हो रहा था तो उसमें रशिया और अमेरिका दोनों जो है दो अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर दूसरी सबसे पहली समझने वाली बात है, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, वो एक्चुअली कहीं नहीं है। जैसे भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना कब होगी, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, और अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनता तो भारत में लोकतंत्र की हटिया हो जाती है। तो भाई उसकी अम्मा के टर्म में वो सही तो नहीं बोलती, वो हटिया ही बोलती है, तो मैं भी वही बोल दूंगी, क्योंकि रियल टर्म बोलूंगी तो यूट्यूब उस पे स्ट्राइक लगा देगा। तो ये सारा क्रियाक्रम यूएसएआईडी का के पहले जो शुरू हुआ था, और यूएसएआईडी क्यों बना। तो सीआईए जो है वो फर्स्ट इस इलेक्शन रिगिंग थी, और उसके बाद 18 अप्रैल 1948 के 12 दिन के बाद इन्होंने एक ये पेपर लगाया है, जिसको ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वॉरफेयर, और इसे जॉर्ज कैनन नाम के एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है। अब इसका पूरा उद्देश्य क्या था? इसका पूरा उद्देश्य था कि किसी भी देश में भले ही हमें आज जरूरत हो या कल आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है, हम वहां पर अपने एसेट्स तैयार करेंगे और उनको इस कंडीशन में रखेंगे ताकि जैसे ही हमें जरूरत पड़े वो एक्टिवेट हो जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे किसान आंदोलन में हुआ, जैसे मोदी जी के आने के बाद जो एकदम से प्रेस में बाहर आ गई एंटी मोदी एंटी इंडिया एक्टिविटी की, तो ये सारी चीजें के लिए ये लोग शुरू से, चाहे उस कंट्री में अभी आपके मतलब जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, जिसको यूएसएआईडी पीछे से बैक करता है, तो भी ये भारत में इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि जैसे ही इनके कंट्रोल से बाहर गई मोदी सरकार आई, उस समय ये अपना एजेंडा पहल कर सके, अपना एजेंडा लगा सके। तो ये शुरू से भारत में अभी उनके इंटरेस्ट सुरक्षित है, कांग्रेस की सरकार है तो भी जो इन्वेस्टमेंट है इनका ये पूरा रहेगा। इस तरीके से ये हर देश में काम करते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा फंड भी यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। अब इसके लिए दूसरी चीज क्या है कि ये मदद किस किस चीज की लेते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, सॉफ्ट पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की थी नमक हराम। उसमें एक टेक्सटाइल हड़ताल के केस थे, और ऐसी मूवीज हड़ताल के ऊपर एक जमाने में बहुत सारी मूवीज बना करती थी। तो ये मूवीज इसलिए बना करती थी कि लोगों के दिमाग में एक बात आ जाए कि उनके ऊपर जो मिल का मालिक है वो दोहन कर रहा है, उनको 140-150 रुपए दिन के दे रहा है, और खुद 2000-3000 रुपए बना रहा है। तो भाई आपको अकेले थोड़े हैं, कम से कम 12 मजदूर हैं, तो हर एक के 100-100 रुपए मिलकर के 1000 रुपए से तो सैलरी हो गई। फिर उसके ऊपर भी कुछ काम है, माल लाएगा बेचेगा, इस सब का खर्चा, वो सब हटा करके पूरी पॉलिटिक्स थी कि मजदूरों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि मिल का जो मालिक है वो विलेन होता था हमेशा, और वो आपका दोहन कर रहा है ताकि आप हड़ताल पे बैठे। और जैसा कि हुआ, मुंबई की द ग्रेट टेक्सटाइल हड़ताल जो थी, उसके कारण दत्ता सावंत हीरो बना, जिसका रोल एके हंगल ने प्ले किया था, और सारी इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश चली गई। वो जो चली नहीं गई, 120 चली नहीं गई, भिजवाई गई, ये भिजवाई बोलिए। गई। हाँ, तो जो 20 रुपए की बढ़ोतरी के लिए आप लड़ाई कर रहे थे, उसमें क्या हुआ
कि जब घर के ऊपर दाल रोटी कम हुई तो आपने 60 रुपए पे काम करना स्वीकार कर लिया, उसके बाद 40 पे काम करना स्वीकार किया, और अंत में क्या हुआ, मिल बंद हो गई, वो 40 रुपए भी गए। तो जिसे कहते हैं ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। 20 रुपए के लिए आप हड़ताल करने गए थे, नौकरी से हाथ धो बैठे, और सबका नुकसान हो गया। देश का भी नुकसान हुआ क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां से खत्म हो गई। ये काम यूएसएआईडी करता है, और ये काम उसने बहुत सारे देशों में लेबर लॉस की तरीके से किए। तभी जब मोदी जी को मेक इन इंडिया को सफल बनाना था, तो मोदी जी ने सबसे पहले लेबर लॉस करे। तो इस तरीके से धीरे धीरे भारत में जो यूएसएआईडी की जड़ें थी, उनका कमजोर होना शुरू। अब जो पर मंजरी जी, दूसरी, हाँ, अगर हम देखते हैं कि पहले उस वक्त इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़ताल करवाई, जहाँ से पूरी इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई। अभी चाइना से इंडस्ट्रीज उठकर भारत में आने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा कि सैमसंग की फैक्ट्री जो है उसमें हड़ताल करवाई गई, सारी मांगें पूरी हो गई, काम शुरू हुआ, अब दोबारा से वहाँ पर हड़ताल शुरू हो गई है। यानी कि पीछे से कोई ना कोई तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हड़ताल बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी और जो इंडस्ट्री वाला है वो यहाँ पर आने की सोचे ही नहीं। आपको नहीं लगता ये सारा कुछ दोबारा से वही गेम प्लान जो उस वक्त टेक्सटाइल के लिए था, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है? कभी एप्पल में लगती है स्ट्राइक, कभी सैमसंग में होती है, कभी टाटा की सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है। टाटा की फैक्ट्री में आग, इतना सारा इंतजाम होने के बाद, और आग भी ऐसे लगती है कि बुझाई नहीं बुझती हो। ये सब कुछ फंडेड है, गाइडेड है, क्योंकि भारत की तरक्की कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। आप स्टारलिट का वो देखिए, जो कॉपर की फैक्ट्री थी तमिलनाडु में, वो एक फैक्ट्री बंद होने के कारण नेट इंपोर्टर बन गए हम कॉपर के, जबकि हम उस एक फैक्ट्री के कारण कॉपर एक्सपोर्टर थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति में जो कॉपर लगना था, वो बाद में हमको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा। तो मैं क्यों नहीं मानूं कि इसमें विदेशी हाथ है, जबकि लेबर लॉज इतने करेक्ट किए गए हैं। एप्पल की फैक्ट्री में जो स्क्रीन वगैरह इन्होंने तोड़े थे, वो फिर कंपनसेट किए ना इंडियन गवर्नमेंट ने, ऐसे थोड़े वो टिकेगी वो फैक्ट्री भारत में। तो भारत का जो हम लोगों ने वहां पर राजस्थान में सोलर प्लांट्स लगाए थे, सबने वीडियो देखा होगा कि मजदूरों को पैसे दे करके सोलर प्लांट तोड़वाए जा रहे थे। तो किसी मजदूर को तो आइडिया आएगा ही नहीं कि वो सोलर प्लांट तोड़ दे, सोलर पैनल तोड़ दे। तो सोलर पैनल तोड़वाए जाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, रिलायंस के टावर गायब कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो लेबर लॉस वाला केस है, ये सीआईए फंडेड है, यूएसएआईडी फंडेड है, और इस तरीके से देशों की तरक्की ये कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका दो चीज आ गई, एक मीडिया और एक लेबर लॉस। कैसे वो मीडिया के थ्रू मजदूरों को, फिल्मों के थ्रू मजदूरों को हरकाते हैं। अब दूसरा इसमें आता है न्यूज। किस तरीके से न्यूज से ये लोगों को मैनेज करते हैं। तो न्यूज के लिए एक न्यूज इंटेल करके एक इनका वो है, जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, और उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पैसे दिए हैं, और वो पैसे बाद में इनके लिए यूज होते हैं। तो ये है, न्यूज इंटेल लॉन्चेस 10M फंडिंग सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट मीडिया 2023 क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव। तो ये भी जो है इसी तरीके से फंडेड है कि ये चीजों को, न्यूज को मैनेज करते हैं। जैसे आप एकदम से सुनते हैं कि कोयला खत्म हो गया, ये न्यूज मैनेज थी, क्योंकि भारत में कोई कोयला खत्म नहीं हुआ था, और इसकी रीच इसकी रीच बहुत ज्यादा है। सॉरी, ठीक है। तो ये सारी जो डिसइंफॉर्मेशन हैं, ये सब फैलाते रहते हैं। और ये देखिए, इंटरन्यूज की ये रीच है, ये उनके पूरा नेटवर्क है, और मीडिया इसको जो है मैनेज करता है। $472.6 मिलियन इनको मिले हैं ताकि ये कर सके। और इनकी रीच के लिए आप ये देखिए कि 4799 आवर्स ऑफ टेलीविजन है, जिसको 396 मिलियन रेडियो लिसनर्स
तो मतलब जो ये टेलीकास्ट करते हैं लोग सुनते हैं। और एक चीज बहुत कही जाती है कि ज्यादा बार अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो लोगों के दिमाग पर धीरे धीरे उस झूठ की एक एक्सेप्टेंस तैयार हो जाती है। और इसके अलावा क्या करते हैं, ताकि इनके एजेंट्स झूठ बोलते रह सकें, ये उनको कंट्रोल करने के लिए एड्स का सहारा लेते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर है तो उसे एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, और इनकी तरफ वाला कोई न्यूज़पेपर है तो उसको कह करके एडवर्टीजमेंट दिलाया जाएगा। अब एक सरकार आपको मालूम है भारत में चली थी, जो सारी दुनिया भर के, मतलब दिल्ली में एक खंबा भी गाड़ती थी तो पूरे भारत के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज एड लगा देती थी कि हाँ मैंने एक खंबा, बिजली का खंबा लगाया, या फिर मैंने एक खड्डा भरवाया, या फिर एक जगह कुछ पोल लगाया। तो ये मीडिया मैनेजमेंट इनका है, और इसकी तरह दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार चली है। ये उनका जो है वो था। अब इसमें हम चर्चेस का रोल भी देखते हैं। जब आम आदमी पार्टी सरकार आई थी तब उस समय एक चीज आई थी कि चर्चेस के ऊपर हमला हो गया। केस क्या था, यही मीडिया ने जो फैलाया था कि एक चर्च की खिड़की को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, उसके कांच टूट गए थे, जिसको चर्च के ऊपर हमला बताया गया। अब किसी शैतान व्यक्ति ने एक ईंटा मारा, चर्च की खिड़की का कांच टूट गया, इसको चर्च के ऊपर हमला तो कोई मूर्ख ही कहेगा। लेकिन ये सारी चीजें हुई, और इसके होने का कारण ये था ताकि एक सनातनियों के प्रति एक हेट की तरह हो। मोदी सनातन के प्रति है, उनको वोट ना मिले, और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिले। तो इस तरह आप अक्सर देखेंगे चुनाव आने वाले हैं तो कभी किसी दलित के ऊपर हमला हो जाता है, कभी मणिपुर में लोगों की वीडियो आ जाते हैं, कभी मुसलमानों को जय श्री राम ना कहने पर पीट दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। इस तरह की जितनी भी न्यूज है वो इसीलिए आती है ताकि लोगों का एक सोचने समझने और इस सब का परसेप्शन चेंज किया जा सके, जिससे जिस तरह की सरकार यूएसएआईडी वाले चाहते हैं उस तरह की सरकार आपके देश में आए। तो जब किसी भी चुनाव में हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो ये मान लेना चाहिए वहां पर लोकतंत्र की है ही नहीं, वहां पर मैनेजमेंट है। और जो भी आप देख लीजिए, रशिया में एक क्लोज सोसाइटी है तो ये रशिया के हम्म। चुनाव को नहीं प्रभावित कर पाते। चाइना में क्लोज सोसाइटी है, वहां पर ये नहीं प्रभावित कर पाते। नॉर्थ कोरिया क्लोज सोसाइटी, ये प्रभावित नहीं कर पाते। प्रभावित कहाँ कर पाते हैं, जहां ओपन सोसाइटी है, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में देखिए, यूनुस के केस में आप देखेंगे कि आ, अच्छा भला इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद ये शेख हसीना आई। शेख हसीना को ये लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए यूनुस को जो है इन्होंने जबरदस्ती बैठाया। और जब यूएसएआईडी ने फंड करना बंद कर दिया तो अब यूनुस को और उनकी सरकार, उनकी रिजाइम को खतरे में माना जा रहा है। तो ये सारा सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि जिस लोकतंत्र को सपोर्ट करने के लिए की बात करते हैं ये लोग, एक्चुअली उसी को ये लोग अंदर से मैनेज करते हैं। क्यों, ताकि इनके इंटरेस्ट वाली सरकार आए, ताकि उस देश के रिसोर्सेस वगैरह पर यूएसए का कब्जा हो। तो इस तरीके से ये सारी वर्किंग इन लोगों की रही है। और इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे ये कैनन। कैनन, जॉर्ज कैनन। इस व्यक्ति ने इस सारे रिजाइम की और इस सारे काम की शुरुआत की है। और इसी को बाद में जब सीआईए 60 और 70 के दशक में सीआईए का बहुत नाम निकलने लग गया, तब उसको जो है यूएसएआईडी करके नाम दे दिया गया, जो एक कंट्रोल थिंग थी सीआईए, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट की। ये तीनों मिलकर के ये करते थे। जितनी भी 16-17 इनके यहाँ एजेंसीज हैं वो सब कुछ यूएसएआईडी के अंदर में है, वो सब कुछ जो है इसके अंडर में है। और उनकी फंडिंग वगैरह भी आती है।
अब ये लोगो है इनका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉर ऑफिस। इस लोगो को ध्यान से देखिए, इसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर दिया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, और ये सीआईए का ये जो एक ट्रायंगल है ये इसके अंदर करते हैं। और ये शुरू हुआ था क्यों? क्योंकि सीआईए का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो था वो काफी बदनाम हो रहा था, और उसको जो है इन लोगों को कवर अप देना था। ठीक है, तो इसको जो है यूएस वॉर ऑफिस को डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया गया। तो इस तरीके से ये चीजें मैनेज की गई। अब ये है 1948 से 1983 तक इन लोगों ने जो रिजाइम चेंज की है इसी डॉक्ट्रिन के अंदर। ओके, और क्या किया है? ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो गन है लेफ्ट साइड में, ये गन वो है जिससे एक नीडल निकलती थी। उस नीडल में कुछ इस तरह का केमिकल था कि व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ जाता था थोड़ी देर के बाद, और पोस्टमार्टम में यही आता था कि डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इस तरीके से इन लोगों ने वर्ल्ड लीडर्स को खत्म करवाया है, या उस व्यक्ति को खत्म कराया है, मर्डर नहीं पता लगे, जिसको ये जो इनके काम में बाधा बन रहा था। तो केवल रेजाइम चेंज ही नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने में इसकी भी बहुत भूमिका है। और हमारे देश के भी कुछ ऐसे हैं लोग जिनकी हत्या हुई और उसका कोई सबूत नहीं मिला, चाहे वो चॉपर क्रैश हो, प्लेन क्रैश हो, एक्सीडेंट हो, इस हार्ट अटैक तरीके भी हो, से रशिया में जाकर हार्ट अटैक भी हुए हैं लोगों के। हुए। क्यों? क्योंकि उस समय पाकिस्तान को बहुत सारी लैंड वापस करनी पड़ती जो उनके पसंद की नहीं थी, इसलिए। और वो गुत्थी कभी भी नहीं सुलझी। तो ये सारे काम करते जा रहे हैं, एंड थैंक्स टू ट्रम्प कि ये अभी भी बहुत कम इंफॉर्मेशन है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पर धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आएंगी, और हम लोग ये समझ सकेंगे कि डेमोक्रेसी और चुनाव के नाम पर हम लोगों को कितना बड़ा धोखा दिया जाता है। अब इस सब काम के लिए उनके पास एक ऐसा है जिसे जेएफ के बेरेट कहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक सीक्रेट आर्मी है विद इन देयर आर्मी जिसको ग्रीन बेरेट कहते हैं, जो जॉन एफ कैनेडी ने शुरू की थी, ताकि इनके ऑपरेशंस में अगर कोई बाधा पड़े तो उसको जो है लोग उसको डील कर सके, चाहे जिस भी हिसाब से। अब क्या क्या और ऑपरेशन है ये जान लीजिए। ये किताब है इस बारे में कि किस तरीके से ये ड्रग ट्रेड्स में भी इन्वॉल्व है। हेरोइन, और हेरोइन और पॉपी या ड्रग्स की समस्या इस समय हमें सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है? मणिपुर में। अब वो कहते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड हमको चाहिए। सेंट मार्टिन आइलैंड इतना छोटा है कि उस पर यूएस बेस नहीं बन सकता, पर वहां से सारा चीजें मैनेज करके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जा सकता है, जहां से चर्चेस की मदद से ये सारा ऑपरेशंस कंडक्ट हो सकता है। और जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था 1990 में, तो चर्च की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, द मिसिंग वेटिकन गर्ल। एक लड़की वेटिकन की नागरिक थी, उसके पिता वेटिकन सिटी में काम करते थे पोप के अंडर में। उनकी बेटी गायब हो गई और उसका इस्तेमाल बहुत गंदा हुआ, और उसका उस लड़की की भी मतलब उसके यूज की एक भूमिका है रशिया के डिसइंटीग्रेट होने में। यूट्यूब पे ये डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे की है, पड़ी हुई है। जिसको भी गहरी रिसर्च का शौक है वो इसको देख ले। तो आ, तो यहां से ड्रग्स की स्टार्ट होती है। अब ड्रग को ट्रैफिकिंग के लिए इसमें जो यूएसएआईडी और सीआईए का हाथ है वो ये है कि सीआईए के पास 2 प्लेन्स थे जिनसे ये ड्रग्स ट्रैफिक होती थी। तो एक है एयर अमेरिका और दूसरा है
दिस कॉन्टिनेंटल एयर सर्विस, इन दोनों का यूज हुआ है ऑफिशियली सीआईए के थ्रू ड्रग्स का। अभी आपने अब लिंक देखिए, जब भारत के चुनाव हो रहे थे तो इतनी ड्रग पकड़ी है, कभी मुद्रा पोर्ट पे, कभी पंजाब, कभी बर्मा से आ रही, कभी बांग्लादेश बॉर्डर, और ये बे ऑफ बंगाल में 5,500 किलो ड्रग्स स्टारलाइट के इक्विपमेंट के साथ पकड़ी जा रही है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि ड्रग्स से भी ये किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और ज्यादातर वो कंपनी का है वियतनाम और लाओस, तो आपका तो पड़ोसी हो गया, ज्यादा दूर भी नहीं है, लैंड रीजन भी है, सब कुछ है। तो बहुत सारी ड्रग्स इधर पकड़ी गई हैं 2024 में, और जिसमें स्टारलाइट के इक्विपमेंट मंगे ट्रैफिकिंग के लिए पकड़े गए हैं, और ये सब चीजें हुई हैं। ओके, दिस वी हैव सीन। ओके, ये टेस्टिमोनी है अल्फ्रेड डब्ल्यू मैकॉय, इनकी हीरोइन ट्रैफिक इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में भारत भी आता है, ठीक है। ये उसी को हाईलाइट करता हुआ एक डॉक्यूमेंट है, और ये पॉलिटिक्स है किस तरह की, कि हीरोइन से साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से रिजाइम चेंज की जाए और किस तरीके से उसका यूज किया जाए। अब आ जाते हैं हम सीआईए की मर्सिनरी आर्मी, जो ग्रीन बैरेट जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वही इसकी मर्सिनरी आर्मी है, जो इसके इलिसिट एक्सीडेंट और ये सारी चीजें इनकी कंडक्ट करती है। तो ड्रग्स हो गया, रिजाइम चेंज हो गया, सॉफ्ट पावर हो गया, मीडिया हो गया, और मर्सिनरी आइटम हो गई। अब एक चीज आप देखिए कि किस तरीके से इसको करते हैं। फंडिंग ऑफ अफगान इरिगेशन इन हेरोइन प्रोडक्शन। तो अगर आप हेरोइन उगा रहे हैं तो आपके लिए किस तरीके से मल्टी मिलियन डॉलर जो है फंड किए जाएंगे, कैनाल्स बनाई जाएंगी ताकि हेरोइन की क्रॉप हो ना हो। आज सबसे बड़ी समस्या क्यों है कि भारत के इन्फ्लुएंस में अफगानिस्तान ओपीएम छोड़ करके गेहूं उगा रहा है। अगर आप गेहूं उगाएंगे तो आपके लोगों को खाना मिल सकेगा, और अगर आप ओपीएम उगाएंगे तो दुनिया भर में ड्रग्स जो है बहुत अच्छी तरीके से वो करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ये टकर कार्लसन है जो ये बता रहे हैं, यूएस एड बिकम फ्रंट ऑफ ग्लोबल ड्रग ट्रेड। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, एक इनकी है इंटरनेशनल रिलीफ डेवलपमेंट। किस तरीके से रिलीफ के नाम पर यूएसएआईडी डिफरेंट तरह के काम करती है। अब पहले तो ये देख लीजिए कि ये आईआरडी करता क्या है। ये $1 मिलियन की पार्टीज दे रहा है, और ये बात कर रहे हैं रिलीफ। जिस कंट्री को रिलीफ दी जाती है उस रिलीफ की कीमत वो कंट्री चुकाती है, और यहाँ $1 मिलियन की अगर बिल हो रहा पार्टी का, तो आप ये सोचिए उस देश को जिसको रिलीफ दी जा रही है अल्टीमेटली वो कहाँ से और किस तरह से इस रिलीफ की कीमत चुकाएगा। ओके, ये इट इज जस्ट उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेम थिंग कि किस तरीके से यूएसएआईडी आईआरडी के फॉर्म में इसको कर रहा है। अब ये देखिए कंट्रीज को कितने कितने डॉलर दिए गए हैं। ये सेकंड लिस्ट है। ये कुछ देश के जो इलेक्टेड सरकार है या हेड ऑफ द स्टेट है उसको नहीं दिए गए। ये पैसे दिए गए हैं उस कंट्री में एक विरोधी पार्टी को, ताकि वो लोग जो है उस देश में प्रॉब्लम कर सके। ये एल साल्वाडोर है जहां से इनका ड्रग्स बहुत अच्छी तरह चलता है। ये उसके फिगर्स हैं कि किस तरीके से वहां पर उस देश को इन्होंने पैसे दे करके और ड्रग ट्रेड से बर्बाद किया है। ये वो स्लाइड है कि अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, इलीगल माइग्रेंट्स को भेजा गया चेन वेन डाल करके, काफी बवाल हुआ, लोगों को इंसल्ट हुआ, लेकिन इलीगल माइग्रेशन भी का भी एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, और
उसको जो है ये कम्युनिज्म से जोड़ करके उसको जो है ये यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग सारी चीजें बता रहे हैं। जी। मंजरी जी, आप जैसे पूरी पिक्चर दिखाई आपने, ये ऐसा लग रहा है पूरी हॉलीवुड की कोई जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी हो, जिसके अंदर आपको मीडिया भी इन्वॉल्व है, वहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनकी सीक्रेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जजेस इन्वॉल्व हैं, एकेडेमिया वो इन्वॉल्व है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग दी गई है। हाफिज सईद का नाम आ गया अब तो, कि उसको भी फंडिंग यूएसएआईडी देता रहा। यानी कि यूएस एड के नाम पर, कि बेचारे सीधे साधे गरीब लोग, कपड़े भी नहीं है इनके पास, नाक पूछने के लिए टिश्यू भी नहीं है, उनको भी बेचारों को इन्होंने एड भेजी है। यानी कि कोई भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनको फंडिंग किया गया, इंडियन मीडिया हाउसेस को फंडिंग किया गया। अगर आपको याद होगा, जो सुन रहे हैं, कि जब कोविड के नाम पर सेकेंड वेव शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड जब 3 या 4 फेज बंगाल इलेक्शंस के हो चुके थे, मोदी जी लैंडस्लाइड विक्ट्री पे आने वाले थे, हवाइयां उड़ी हुई थी ममता बनर्जी की, सेकेंड वेव शुरू करवा दिया गया, जो 17 या 18 अप्रैल 2022 को, ये 21 या 22 को वो शुरू हुआ था। अब थोड़ा डेट्स का मुझे हो रहा है, इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 17th of April। तब 3 या 4 फेज हो चुके थे, आखिरी 4 फेज बाकी थे। 3 मई को या 4 मई को वो फेज जैसे ही खत्म हुए इलेक्शंस के, वोटिंग खत्म हुई, जो ऑक्सीजन की कमी थी, लाशें बिछ रही थी, लोग मर रहे थे, पूरा मीडिया में हल्ला हो रहा था कि मोदी जी ने कोविड को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। जैसे ही बंगाल के चारों इलेक्शन वो फेज खत्म हुए, 8 के 8 फेज खत्म हुए, ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई, डॉक्टरों की इंटरव्यूज आनी बंद हो गई, और आखिरी 4 जो फेज, जो कि कोविड की महामारी के बीच में हुए, ममता बनर्जी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतकर वापस आ गई। दैट मीन जो आप बोल रही हैं वो बिल्कुल, अगर लोग वापस जाकर कोलेट करें चीज़ों को, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये सारा का सारा जो सिनेरियो है उसी तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसी समय बरखा दत्त लाशों के ढेर दिखा रही थी, गंगा में लाशों की वो हो रही थी, आधे से ज्यादा पत्रकार शमशान के बाहर जो है कैमरा लेके बैठे थे। तो ये सारी चीजें होती है, ये सब करने का ना तो किसी के पास टाइम होता है, बल्कि ये इंस्ट्रक्शन होता है। एक शब्द हम सबने सुना है, टूल किट, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। तो ये उन सब चीजों में यूज होता है। और इसी तरीके से जो है इलेक्शंस, इसीलिए मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी इज अ मिथ। डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है जब आपका इन्फ्लुएंस, एक तो वोटर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता सारे, और फिर आप ये देखिए, आप एक पढ़े लिखे टैक्स पेयर व्यक्ति हैं, ठीक है, आपका वोट और एक चोर उचक्के का वोट बराबर है। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिसरप्टर हैं या देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, वोट की कीमत एक ही है। तो वो सारी चीजें आकर के, ये जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि दूसरे देशों के इलेक्शंस को मैनेज करके अपने हितों को साधा जा सके। और हित को साध करके देखिए करते क्या है, ये स्लाइड है, ये एक आतंकवादी को किस तरीके से इन्होंने यूएस में पढ़ने भेजा, यूएसएआईडी ने, ये इस बात का सबूत है कि हमसे, हमारे टैक्स पेयर मनी से हमको रिलीफ दिया जाता है, फिर हमसे जो है उस रिलीफ को वसूल किया जाता है, और वसूल करने के बाद मतलब एक तरह से इनका मनी लॉन्डर हो गया। और उस सब के बाद किस तरीके से आतंकवादियों के मानव अधिकारों, इन सब चीजों की रक्षा होती है। तो ये एक विचित्र बात है जो ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन क्राई पूरे दुनिया भर में चल रही है मीडिया के माध्यम से, तो वो भी किस तरीके से मैनेज्ड है, और इसका ये लोग कहाँ कहाँ किस तरह का फायदा लेते हैं। जैसे हमने यूएनआरडब्ल्यूए के मिशन पैलेस्टीन में देखे, अभी फिर से पैलेस्टीन स्टेट को खड़ा करने की ये लोग को डीप स्टेट कोशिश कर रहा है, ताकि किसी तरीके से इसराइल के ऊपर फिर से 5 साल बाद से ही हमला किया जा सके। यही कोशिशें हिंदू मुसलमान करके भारत में चल रही हैं।
हम लोग मदरसों की भूमिका को पूरी तरह जानते हैं, पर चर्चेस की भूमिका के ऊपर अलग से एपिसोड कर। मंजरी जी, ये टॉपिक ऐसा है, जितना हम इसमें घुसने की कोशिश करेंगे उतना ही ये मर्कियर है। और डोनाल्ड ट्रंप, थैंक्स टू हिम, जिन्होंने इस सारी चीज़ को उजागर किया कि किस तरह से उन्हीं की गवर्नमेंट में, उन्हीं के डिपार्टमेंट्स किस तरह से पूरे दुनिया में गंद डालते जा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा तो उनके एम्प्लॉयज़ थे सिर्फ USAID के, जो पूरे दुनिया में बिखरे हुए थे। वहाँ की जो सो कॉल्ड NGOs होती हैं उनको फंडिंग करते थे, और वहाँ पर कैसे गंद डालना है वो उन NGOs के थ्रू काम किया जाता था। इट वॉज लाइक फंडिंग बाहर से आती है, NGO के पास पैसे पहुंचे और आगे नीचे आग कैसे लगानी है, आंदोलन कैसे कराने हैं, फैक्ट्रियां कैसे बंद करनी हैं, नेशनल कैपिटल को हॉस्टेज कैसे बनाना है, कभी किसानों के नाम पर और कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी खुजरुद्दीन को खुजली कर कर और उसको पैसे पहुंचाते रहो, उसकी खुजली ठीक होती रहती है। तो ये वो सारे तो काम जो करते रहे। दो ऑर्गेनाइजेशन थे, एक संपूर्ण परिवर्तन और दूसरा कबीर। ये NGO थे आम आदमी पार्टी के, जिसके थ्रू उनको फंड किया गया। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन की मैडम ने मेधा पाटकर आपको याद होंगी। पूरे गुजरात में नर्मदा का पानी ना पहुंच जाए, वहां पर लोग आराम से जी ना सके, इसके लिए वो पर्यावरण को बचाने में के लिए धरने में बैठी थी। ऐसे ही आजकल सोनम वांगचुक है, जो इस समय पाकिस्तान में है, तो वो भी धरने पे बैठे थे कि लद्दाख में सड़कें ना बन जाएं, टनल ना बन जाए, ताकि लद्दाख के लोगों का आगे वो हो। तो वो भी पर्यावरण बचाने बैठे हुए थे। तो इस तरह के बहुत सारे पर्यावरण जीवी भी आपको दिखेंगे। जैसा ही नाम दिया था मोदी जी ने, आंदोलन जीवी, जो एक NGO के थ्रू भी बहुत सारा काम हुआ है। आप देखिए, और मोदी सरकार ने आते ही NGO बंद किए थे। 16,000, कभी इतने हजारों में NGO बंद हुए हैं, तब जाकर के भारत में चीजें मैनेज हुई हैं। और ये NGO कौन फंड करता था? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, और इनको पीछे से कहां से पैसे आता था? USAID। तो इतनी लेयर आफ्टर लेयर लगा रखी थी ना कि आप मेन सोर्स तक पहुंचने में चक्कर खा जाएंगे। पर हाँ, NGO के थ्रू भी ये बहुत कुछ मैनेज हुआ है। मंजरी जी, सोनम वांगचुक के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके ऊपर वीडियो बनाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वीडियो के ऊपर जो गालियां पड़ी हैं मुझे, कहाँ से, मुझे भारत से किसी ने गालियां नहीं निकाली हैं, चाइना से गालियां आनी शुरू हो गई, अमेरिका से आनी शुरू हो गई, और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने मुझे गद्दार डिक्लेयर कर दिया कि तुमने सोनम वांगचुक के ऊपर हाथ कैसे डाल दिया। वो वहाँ पर बैठकर चाइना की तारीफ़ें कर रहा था, चाइना की फेवर की बातें कर रहा था कि यहाँ पे आपको टनल्स नहीं बनाने चाहिए, इससे एनवायरनमेंट खराब होता है। लेकिन चाइना अपने उस साइड पर वो टनल्स बना रहा है, तो सोनम वांगचुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे देश में तरक्की हो रही है, लद्दाख के लोगों को तरक्की मिल रही है, तो इसको तकलीफ थी और इसने बोल दिया कि अगर यहाँ पर ऐसे तरक्की होती रही तो यहाँ पर लोग उग्रवाद दोबारा से शुरू कर देंगे। और आज वही आदमी उग्रवाद पाकिस्तान के बाद बैठकर वहाँ पर बड़ाइयाँ करता हुआ आपको दिखाई देता है। दैट मीन्स कि जो मेरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त थी और जो मैंने वीडियो बनाया था, इट वॉज 100% करेक्ट। इसको पीछे से, और मैंने तब भी बोला था जब इसने अनशन किया था, ये भूख हड़ताल के ऊपर था, 21 दिन के बाद इसने खुद ही अपनी भूख हड़ताल को बंद कर दिया था। हॉलीवुड बॉलीवुड के कई एक्टर्स जाकर मिलने भी गए थे इसको कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन मैंने जब इसने अनशन अपना बंद किया, तब भी मैंने बोला था कि 21 दिन के बाद जब चाइना ने देखा कि मोदी जी ना तो सुन रहे हैं, ना ही इसको कोई सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इसको पैसे भिजवाने बंद कर दिए। इसलिए भी अनशन उसी वक्त बंद भी कर दिया। तो ये इन लोगों की असलियत है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। इसलिए हम लोग टारगेट पे भी रहते हैं इस सारे इकोसिस्टम के। अब आप समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम कितना बड़ा है, जिसको तोड़ने की, जिसको उजागर करने के लिए उधर ट्रंप लगा है और इधर उजागर करने के लिए हम लोग लगे हैं, और ये हमारे पीछे भी इसलिए पड़े रहते हैं। मंजरी जी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक और सीरीज बनानी पड़ेगी हमें कि हाउ USAID है, अभी तो नर्ड है,
उसकी हमने बात ही नहीं करी, जो एक और भस्मासुर है जो अमेरिका ने खड़ा किया था। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अमेरिका में, अगर CIA है उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उसके नीचे NGOs हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है इन लिब्रांडुओं का, आपको हमेशा तंग रखने के लिए। ऊपर से हमारा बिका हुआ मीडिया आग में घी डालने का काम करता है। ऊपर से राहुल गांधी है, उसके ऊपर केजरीवाल बिठा दिया, अभी तो मम्मी जी, पापा जी, जीजा जी, अभी उनको हमने लिया नहीं है, दीदी जी भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लेयर ऊपर लेयर ऊपर लेयर, ऊपर से इन्होंने रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को भी यहाँ भिजवा दिया है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने ये इन्वेस्टिगेट किया है, इसमें मेरा योगदान ज़ीरो है दोस्तों। दिस इज़ ऑल हर डूइंग एंड आई वॉज वेरी पैशनेट कि इसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट यू नो कि 240 400 से कम नहीं थे। तो जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी हार गए थे 2024 में, प्लीज़ गो बैक एंड थिंक कि अब तक पूरी लाइफ में जो कुछ हुआ है उसकी तारें कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, और मोदी जी कैसे इस देश को उन चीज़ों से बचाकर भी लेके आ रहे हैं और कैसे तरक्की भी कर रहे हैं। विकसित भारत बनाने की एक मुहिम शुरू करी है, और उनकी मुहिम को रोकने के लिए कितनी ताकतें पीछे काम कर रही हैं। आई होप यू विल अप्रिशिएट द वर्क वी डूइंग। ऐसे ही नहीं है कि मोदी जी जब जीत मिलती है आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस बंदे का कितना जोर लगा पीछे, ये अब आपको समझ आएगी। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।